तो हमारा पहला जो केस है वो कि सिंपली सपोर्टेड बीम हो और उस पर कोई सेंट्रल पॉइंट लोड लग रहा है बीच में, उस बीम के बीचों बीच में एक पॉइंट लोड लग रहा है। तो क्या केसेस होंगे, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कहाँ पे ज़्यादा होगा और क्या क्या वैल्यूज़ होंगी, खास करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, मतलब डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा उसका वैल्यू, स्लोप सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनेगा उसका वैल्यू, ये सब हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कोई ये डब्ल्यू लोड जो है ये सेंट्रल लोड है। सेंट्रल लोड मतलब कि इस बीम के बीचों बीच लग रहा है और यहाँ पे ये ए बी कोई पोर्शन है जहाँ पे ये आर ए रिएक्शन होता होगा, है ना, यहाँ पे ये रिएक्शन होता होगा। तो चूँकि ये सिमेट्रिक केस है, ये आर ए है और ये आर बी है ना, यहाँ पे चूँकि ये सिमेट्रिक केस है, लोड बीचों बीच लग रहा है, तो दोनों तरफ रिएक्शन जो है वो बराबर बराबर होगा, है ना। और वो कितना होगा, जो ऊपर से डाउनवर्ड जो लोड लग रहा है तो अपवर्ड भी उतना ही होगा, डाउनवर्ड डब्ल्यू लग रहा है तो अपवर्ड भी डब्ल्यू होगा। तो अपवर्ड दो लोड लग रहा है आर ए और आर बी, तो दोनों को मिला के डब्ल्यू होगा और दोनों बराबर है तो डब्ल्यू बाई टू हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये जो है ये भी डब्ल्यू/2 हो गया रिएक्शन और ये भी डब्ल्यू/2 हो गया रिएक्शन, ठीक है। तो अब इस बीम की स्थिति हमको समझ में आ गई, एक ऊपर से डब्ल्यू लोड लग रहा है जो बीचों बीच में है और यहाँ रिएक्शन दो लग रहे हैं, डब्ल्यू/2 है, ठीक है। तो आर ए आर बी हमारा निकल गया है। अब हम मोमेंट का इक्वेशन बनाएंगे कि कोई भी सेक्शन, एक एक्स सेक्शन जो है, ये सेक्शन दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा होगा एक्स सेक्शन, तो वो उसने ये कंसीडर किया हुआ है, ये एक्स एक्स है ना। तो इसको माना है कि यहाँ पे एक्स सेक्शन है, एक्स एक्स उसका नाम है और उसका यहाँ से दूरी जो है एक्स है, ठीक है, उसका यहाँ से दूरी कितना है एक्स है। तो इस सेक्शन पे मोमेंट कितना आ रहा है, एम एक्स उसको बोलेंगे, मतलब एक्स सेक्शन पे मोमेंट कितना आ रहा है। तो लेफ़्ट साइड से कैलकुलेट करते हैं कि टोटल मोमेंट कितना आ रहा है। तो वो लेफ़्ट साइड में सिर्फ एक ही लोड है, वो है रिएक्शन इसका। तो रिएक्शन की वजह से मोमेंट इस पर कितना आएगा, रिएक्शन गुना रिएक्शन से इस सेक्शन की दूरी जो कि कितना है एक्स है, तो वो होगा आर ए इंटू एक्स। आर ए का वैल्यू है डब्ल्यू/2, तो हो जाएगा ये डब्ल्यू/2 इंटू एक्स। आर ए इंटू एक्स है तो डब्ल्यू/2 इंटू एक्स। और ये पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि लेफ़्ट साइड से जो कैलकुलेट करते हैं और कोई क्लॉकवाइज लोड मोमेंट होता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं। ये आर ए की वजह से ही जो है ये जो मोमेंट पड़ेगा ये क्लॉकवाइज होगा, है ना, ऐसे, तो इसको हम लोग पॉजिटिव, इसलिए प्लस आर ए इंटू एक्स सही है। प्लस तो लिखना ज़रूरी नहीं होता है, माइनस होता तो लिखना पड़ता हमें, ठीक है, प्लस था, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये मोमेंट का हम लोग को इक्वेशन आ गया। अब हम लोग को पता है कि एम एक्स क्या होता है, ई स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। तो इसको इक्वेट कर देंगे, जो एम एक्स का वैल्यू है इतना, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इसको एक बार इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो ये डी वाई डी एक्स के टर्म में आ गया। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या होती है, वो सुनना तो बहुत अच्छा होता है कि ये एक बार इंटीग्रेट किए तो ये आ गया, दो बार इंटीग्रेट किए तो वो आ गया, लेकिन जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाता है C1। इसका इंटीग्रेशन किए होंगे तो ई आई तो कांस्टेंट था, तो ई आई बाहर आ गया, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स हो गया, W/2 इंटू एक्स था, तो W/2 तो कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, लेकिन x का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा। लेकिन कोई भी इंटीग्रेशन जब होता है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाता है, तो वो C1 यहाँ पे आ गया। अब इसे कैसे ख़त्म करना होगा, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं कि हम बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करते हैं। मतलब कोई ऐसा जगह जो पता हो हमें जहाँ पे dy/dx का भी वैल्यू पता हो और x का भी वैल्यू पता हो, तो ये दोनों एक साथ रख देने पे सिर्फ अननोन C1 ही रह जाएगा, तो वो C1 निकल जाएगा हमारा। तो हम लोग को ये दिख रहा है कि कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम जो होता है, जैसे ये यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है क्या, यहाँ डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ये एट x=L है ना, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे y 0 है। फिर यहाँ पे जो दूसरा रिएक्शन है यहाँ पे भी y कितना होगा, यहाँ पे भी y 0 है ना, एट x=0 पे भी y 0 है। और लेकिन यहाँ पे स्लोप है, अच्छा खासा स्लोप है, ठीक है। लेकिन इस जगह पे सेंटर जहाँ पे बीच वाला जगह है, यहाँ पे स्लोप कितना है, ऐसा है स्लोप, 0 स्लोप है, कोई स्लोप नहीं। तो एट x=L/2 पे यहाँ पे dy/dx 0 होता है, स्लोप 0 होता है। तो ये बात हम लोग यूज़ करेंगे कि एट x=L/2 बीचों बीच में L/2 पे dy/dx 0 होता है, तो dy/dx के जगह पे 0 पुट कर देंगे और x के जगह पे L/2 पुट करेंगे, तो C1 का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो यही उसने आगे किया होगा, एट x=L/2 स्लोप चुके
ज़ीरो होता है तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो है, इसको उसने यूज़ किया है। इसको हम लोग बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं, बहुत जगह इंड कंडीशन भी बोला जाता है, बहुत जगह सपोर्ट कंडीशन भी बोला जाता है, कि मतलब कुछ मेजर जगहों पे हम लोग को पता होता है कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगा या यहाँ पे स्लोप ज़ीरो होगा। तो दोनों इंड पे जो है सिंपली सपोर्टेड केस में डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगा और बीच में स्लोप ज़ीरो होता है। तो ये हम लोग यूज़ किए, तो इसमें डी वाई डी एक्स की जगह पे 0 पुट हो गया, एक्स की जगह पे L/2 पुट हो गया, तो हम लोग का C1 आ गया -W²/16। ठीक है, तो हम लोग का जो वो इक्वेशन था डी वाई डी एक्स में जिसमें C1 था उसकी जगह पे W²/16 उसने पुट कर दिया। तो ये हम लोग का बिना किसी अननोन के ये हम लोग का डी वाई डी एक्स का इक्वेशन बन गया। इसमें हम x का वैल्यू डालेंगे, हमको वैल्यू आंसर आ जाएगा कि यहाँ पे स्लोप इतना होगा, कोई भी x का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, तो उसने निकाल भी दिया है कि ए पॉइंट पे x का वैल्यू कितना होगा, मतलब इंड जहाँ पे इंड होता है ये जगह पे, इस जगह पे x का वैल्यू कितना है 0, जो वहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन हो रहा है 0 है, तो वहाँ पे स्लोप निकालने के लिए उसने x की जगह पे 0 पुट कर दिया। इसी इक्वेशन में इसी इक्वेशन में उसने क्या किया, यहाँ पे x के वैल्यू पे 0 पुट कर दिया, तो डी वाई डी एक्स कहाँ पर निकल जाएगा, जहाँ पे x 0 है, मतलब रिएक्शन के पास। तो रिएक्शन के पास एट 0 ए पोजीशन पे x का वैल्यू 0 रख दिया उसने इस इक्वेशन में, तो ये टर्म ऐसा दिखेगा। तो हम लोग को डी वाई डी एक्स के जगह पे लिखना होगा थीटा ए, मतलब ए वाले पॉइंट के पास स्लोप कितना बन रहा है ना। तो tan थीटा और थीटा दोनों बात में एक ही होता है, इसलिए हम लोग tan थीटा भी लिख सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो, डी वाई डी एक्स भी लिख सकते हो। तो थीटा ए लिखना बहुत अच्छा टर्म होता है, ये पता चलेगा कि ए जो जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ पे कितना स्लोप है। तो ई आई और डी वाई डी एक्स के पे थीटा ए, और ये वैल्यू जो है ये एडअप हो गया -W² 16 आ गया। तो हम लोग के स्लोप पता चल गया, ये वैल्यू है ना WL²/16 EI। ठीक है, ये हम लोग को ए पॉइंट पे जो स्लोप बनाता है ये पता चल गया, और ये निगेटिव दिखा रहा है, निगेटिव वैल्यू। निगेटिव का ये मतलब हुआ कि कोई भी से ये अपना एक्स लाइन है, तो यहाँ से कोई स्लोप अगर ऐसे होगा क्लॉकवाइज, है ना, तो इसको हम निगेटिव बोलेंगे। अगर वही ऐसा होता ये एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे। कोई एक को अपने मान सकते हो कि इसको हम लोग निगेटिव बोलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग निगेटिव इसलिए बोलेंगे कि ये जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस से ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है, तो इसके लिए निगेटिव है। निगेटिव पॉजिटिव पे उतना ये दिक्कत नहीं है, बस वैल्यूज से मतलब है। निगेटिव इसलिए आता है एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए दिक्कत है ना, ये बता दिए। ठीक है, तो थीटा ए का वैल्यू आ गया। अब थीटा बी भी उतना ही होगा, ये बोल रहा है कि यहाँ थीटा ए इक्वल टू थीटा बी भी उतना ही होगा। तो वो कैसे, यहाँ इसमें दिख रहा होगा कि जो ये बीम जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये चूँकि सिमेट्रिक लोडिंग है, सारा सिचुएशन सिमेट्रिक है, तो ये थीटा ए जितना स्लोप यहाँ पे बनता होगा उतना ही थीटा बी के पास भी वो यहाँ पे भी वही स्लोप बनता होगा, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे भी वही एंगल बनता होगा, जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे भी बनता होगा, तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, वैल्यू वही रहेगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्लोप भी जो है सपोर्ट के पास ही होता है, उसके बाद स्लोप घटता यहाँ पे तो L/2 पर 0 ही हो जाता है, फिर बढ़ता यहाँ पे फिर मैक्सिमम हो जाता है, और वही हो जाता है जो ए के पास। तो थीटा ए और थीटा बी जो है दोनों का रिएक्शन, दोनों के पास स्लोप जो होगा वो हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू होगा वो रेडियन में होगा, एंगल है ना, स्लोप है ना, ये वैल्यू एक इसमें होगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगा, तो वो रेडियन में वैल्यू होगा। तो ये तो पता ही है कि जो अभी तक ऊपर ऐसे भी L इसको r थीटा ले रहे थे, तो वो रेडियन में होता है थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ जो है रेडियन में, और ये हम लोग का स्लोप निकल गया दोनों जगह पे, दोनों मेन पॉइंट में। ठीक है, और कहीं पर भी निकालना हो तो एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, उस जगह पर निकल जाएगा। लेकिन मेन जो जानना होता है हम लोग को सपोर्ट के पास और सेंटर में, या मैक्सिमम जहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो निकल गया ये हमारा। अब हम लोग देखेंगे कि डिफ्लेक्शन कैसे निकालना है। तो उसी जो डी एस का जो इक्वेशन था उसी को उसने एक बार और इंटीग्रेट कर दिया, है ना। तो ये वाई के टर्म में आ गया, इतना आ गया। लेकिन एक नुकसान ये भी हुआ कि एक और कांस्टेंट आ गया, एक बार इंटीग्रेशन फिर दोबारा किए तो दोबारा कांस्टेंट आ गया, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो इसे हमको ख़त्म करना होगा। इसे ख़त्म करने के लिए हमें ऐसा वैल्यू एक्स का चाहिए होगा जहाँ पे वाई का भी वैल्यू पता हो हमें, है ना। तो हमें पता है कि रिएक्शन के पास वाई कितना होता है, जहाँ पे रिएक्शंस होता है वहाँ पे वाई जैसे डिफ्लेक्ट होता है, तो वहाँ पे वाई रिएक्शन के पास कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, 0 होता है। तो एट x = 0 y 0 है हमारा,
तो ये इसमें पुट कर देंगे, ये इंड कंडीशन जो है हम पुट कर देंगे। एट एक्स इक्वल टू 0 डिफ्लेक्शन जो है 0 है, तो वो इसने पुट कर दिया। यहाँ वाई के जगह पे 0, एक्स की जगह पे 0, यहाँ पर भी एक्स की जगह पे 0 बचा, ये C2, तो ये दिख रहा है आप लोग को, ये तो C2 भी 0 ही हो गया। ठीक है, तो हम लोग का जो ये C2 0 हो गया, तो ये इक्वेशन जो है अब इस टाइप का हमारा बन गया, इतना हो गया। अब इसमें हम x का वैल्यू पुट करेंगे और वहाँ पर का हम लोग का y निकल जाएगा। मान लो कि 2 मीटर दूर पे जाना है, तो x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, वहाँ पर का डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। रेडीमेड तैयार हो गया हम लोग का। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा? सेंटर्ड में। इसलिए हम लोग को वो जानना होता है कि सेंटर में बताइए कि कितना हो रहा है। बाकी जगह तो हम निकाल ही लेंगे, फार्मूला अवेलेबल है हमारे पास। तो सेंटर में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है एट एक्स इक्वल टू L/2, वाई इक्वल टू वाई सी नाम, क्योंकि सी पॉइंट है, वाई इक्वल टू वाई सी पुट करेंगे तो हमारा सेंटर वाला डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। तो वाई की जगह पर वाई सी पुट किया और एक्स की जगह पर L/2, यहाँ पर भी L/2 पुट किया, तो ये हमारा आ गया इतना WL/40 और निगेटिव आया है। निगेटिव का मतलब कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है ना। ये अपना x है ना, और कहीं पर डिफ्लेक्शन ऐसा है, तो ये y का वैल्यू ये माइनस में है ना, ऊपर में होता तो y का वैल्यू पॉजिटिव होता। तो डिफ्लेक्शन नीचे हुआ तो y निगेटिव ही आएगा, ऊपर होता अगर ऐसे ऊपर बीम ऊपर उठ गया होता तो y पॉजिटिव आता। तो YC इक्वल टू -WL/48 ही आएगी। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है और इसका वैल्यू 48 ही आई, ये लिख दिया। नेगेटिव साइन बता रहा है कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, तो हमारा डिफ्लेक्शन भी निकल गया। सपोर्ट पे तो पता ही था कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, और बीच में ही पता चल गया है हमें कि इतना डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर सेंट्रल पॉइंट लोड है तो उसमें सब सारा जगह का हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो सपोर्ट के पास और सेंटर में ही जनरली होता है, असिमेट्रिक कंडीशन है तो। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, इन्हीं जो फार्मूला आया हुआ है इसी पे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सब इसे पूछता है, आप लोग को ज़्यादा टेंशन के लिए बात है नहीं। इसमें बोल रहा है कि एक बीम जो है, ए बीम ऑफ 6 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर लंबाई है, L इक्वल टू 6 मीटर हो गया, सिंपली सपोर्टेड है, इस कैरिंग ए पॉइंट लोड ऑफ 50 किलोमीटर एट सेंटर, सेंट्रल पॉइंट लोड है जो 50 किलो न्यूटन है, तो 50,000 न्यूटन हो गया ये, है ना, किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम आई जो है इस गिवन एज इतना दिया हुआ है mm⁴, है ना, इसको फिर मीटर⁴ में कन्वर्ट कर लेना होगा, एक ही यूनिट में रखना होगा सारे को। ई भी दिया हुआ है, ई ऑफ ए मटेरियल ऑफ द बीम जो है 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm² है, तो वो भी दिया हुआ है, ई भी दिया हुआ है, ई दिया ही हुआ है, आई दिया ही हुआ है ना। कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ द बीम एंड स्लोप एट द सपोर्ट, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सेंटर पे डिफ्लेक्शन पूछता है और सपोर्ट पे स्लोप पूछता है। एल दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, एल दिया हुआ है, उसने लिख दिया है, इसको mm में, सारे को mm में कन्वर्ट कर लिया। लोड वाले टर्म को न्यूटन में रखा है और डिस्टेंस वाले टर्म को mm में, तो सब mm में रखना होगा। तो फिर लोड जो है 50,000 किलो न्यूटन था, उसको 50 किलो न्यूटन था, 50,000 की न्यूटन कर दिया। आई जो है mm⁴ में इतना है, ई इतना दिया हुआ है, तो YC और थीटा ए और थीटा बी निकालना है। तो YC का फार्मूला ये है, सारा टर्म पुट कर दिया, ये YC हमारा निकल गया, डिफ्लेक्शन इतना mm, क्योंकि सारा कुछ mm में ही ले रहे थे, तो हमारा आंसर भी mm में आएगा। ठीक है, तो हमारा YC निकल गया। फिर अब थीटा ए थीटा बी उसको निकालना था, तो उसका ये इक्वेशन है, उसमें सब कुछ उसने पुट किया, है ना। एल तो पता ही था सब कुछ, ई पता ही था, आई पता ही था, डब्ल्यू पता ही था, वो सब उसने पुट किया, तो उसका जो आंसर आया ये जो वैल्यू आया हम लोग को, ये रेडियन में आया, यहाँ पे जो है रेडियन में आया, पता है, क्योंकि इसका वैल्यू रेडियन में ही आता है हम लोग को। तो उसको हम लोग को रेडियन को फिर अगर डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, तो एक रेडियन जो है 180/π होता है, पता है ना, पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन कितना होगा, 180/π, है ना, 1 रेडियन जो हो जाएगा 180/π। तो वो चीज़ यहाँ आप लिखा है 1 रेडियन 180/π, और इतना रेडियन आंसर आया है, इसमें 180/π से गुना कर दिया उसने, तो इतना डिग्री हो गया, है ना, इतना डिग्री में ये आंसर, रेडियन में वो आंसर। तो इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा। बस वही है कि जो डेरिवेशन अभी हम लोग किए हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम में सेंटर पॉइंट लोड है तो क्या वैल्यू होगा डिफ्लेक्शन स्लोप का, तो उसको ही पूछता है कि कोई W लोड सेंट्रल पॉइंट लोड लग रहा है, कोई बीम है सिंपली सपोर्टेड जिसका लंबाई L है, तो उसके लिए आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालिए, तो वो पूरा ड्राइव करके निकालना होगा। ठीक है, बाकी जो न्यूमेरिकल पूछेगा इसी तरह का फार्मूला बेस्ड पूछता है। ठीक है, और कुछ आप लोगों के होमवर्क के लिए दे दिए हैं, ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग बनाइएगा, है ना, और क्लास में अगर नहीं बना तो क्लास में आप लोग डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, अब आगे इसके आगे देखेंगे हम लोग कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, तो क्या क्या होगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का वैल्यू, सेंटर में डिफ्लेक्शन कितना होगा और सपोर्ट्स पे
स्लोप कितना बनेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।